नेक्स्ट है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या रहता है कि जो हमारे शिक्षण को जो सहयोग करते हैं, ठीक है, वो सिस्टम, वो तंत्र, वो प्रणाली। तो शिक्षण सहयोग प्रणाली है, उसमें क्या क्या है? उसमें एक तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, उसको हमारे सिलेबस में रखा गया है। एक मॉडर्न मेथड है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेथड से उसकी क्या विशेषताएं हैं और मॉडर्न मेथड की क्या विशेषताएं हैं और आपस में उनका क्या जो है संबंध क्या है, क्या उनका अंतः संबंध क्या है और क्या उनमें अंतर है, ठीक है। ये जो है हम अभी देखेंगे। इसमें यही देखा गया है कि जो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं उसमें वो टीचर सेंटर रहते हैं, ठीक है। टीचर सेंटर से क्या तात्पर्य है कि उसमें टीचर मेन एक्टिव रोल में रहते हैं और बच्चे पैसिव रोल में रहते हैं, ठीक है। और इसमें जो असेंशियलिज्म मतलब नीड है उसके हिसाब से मतलब वो ध्यान में रखी जाती है कि भाई, और ये पेरेनियल पेरिनियलिज्म रहता है। पेरिनियलिज्म में क्या है कि एनुअल एक तरह से इसको बोल देते हैं, ठीक है। एनुअल इसमें परीक्षाएं होती हैं, 12 माही इसको बोल देते हैं, जिससे 12 माही परीक्षाएं होती हैं हमारे टर्म के एंड में जो परीक्षाएं होती हैं, ठीक है। वो ट्रेडिशनल मेथड इस प्रकार से लिया जाता है। जैसे कि हमारा एक पारंपरिक जब जब बात आती है, परंपराएं हमारी पुरातन काल से चल रही है, ठीक है। तो पुरातन काल में हमारी शिक्षाएं कैसी होती थी? पुरातन काल में गुरुकुलों में हमारी शिक्षाएं होती थी, ठीक है। वहां पर जो है कंप्यूटर का, इंटरनेट का, इन सब का जो है सुविधाएं नहीं थी, ठीक है। इन सब का प्रयोग नहीं किया जाता था। और वहां पर क्या रहता था कि एक गुरु रहते थे और बच्चे, उनके सामने जो बच्चे थे वो वहीं पर रहते थे, वहीं पर शिक्षा अध्ययन करते थे, ठीक है। और उन काफी जो है जो एक कड़ा अनुशासन का पालन करना पड़ता था। और वहां पर लिखित जो है बहुत ही कम रहता था। शुरुआत में तो लिखित नहीं रहता था, मात्र श्रुति निर्भर जो था एजुकेशन था, ठीक है। श्रुति के ऊपर आधारित शिक्षा दी जाती थी और बच्चे जो है वहां पर उसको कंठस्थ कर लेते थे। और ये नोटबुक पेन का बाद में जैसे धीरे धीरे जो है उसका प्रयोग होने लगा कि भाई ऐसे ऐसे लिखा भी जा सकता है। इनको कलमबद्ध करने का जब बात आई तो कलमबद्ध करके फिर बच्चों को भी ऐसे ही पढ़ाया जाने लगा। फिर क्या, इसमें फिर बहुत सारी ऐसी कुरीतियां और उसमें कुरीतियां भी आई उसमें, और उनको कड़ा जैसे बहुत ज्यादा कड़ा अनुशासन हो गया, बहुत ज्यादा सख्ती बरती जाने लगी। और बच्चों को जो है वहां से एक तरह से कुछ ना कुछ कमी आने लगी, ठीक है। कहने का तात्पर्य यही है। तो उसके बाद में इसका धीरे धीरे उसमें अकॉर्डिंग टू नीड उसको फ्लेक्सिबल बनाया गया, लचीला बनाया गया। लेकिन एक इसमें अच्छाई भी थी कि वहां पर जो है बच्चे का सर्वांगीण विकास जो था ना, उसके ऊपर ध्यान दिया जाता था। लेकिन आजकल मॉडर्न में क्या हो रहा है, मॉडर्न में मात्र एक तरह से बच्चों की हाई डिग्री, ये सब मार्क्स वगैरह के ऊपर फोकस किया जा रहा है। एक्चुअल जो चीज है बुकों में लिखा है वो नहीं बता रही, लेकिन बुक में तो क्या है कि इसमें पारंपरिक में ऐसा कुछ बताया गया है। जो हमारे जो सरकारी स्कूल के आप मान लीजिए, ठीक है, सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उसका मान लीजिए। लेकिन जो हमारी पहले की परंपरा, पारंपरिक जो स्टडी थी, उसमें जो गुरुकुलों में जो स्टडी होती थी वो क्या थी, उसमें सर्वांगीण विकास का ध्यान रखा जाता था। बच्चों का बौद्धिक विकास भी हो, शारीरिक विकास भी हो, आत्मिक विकास भी हो। और जो आत्मिक विकास के साथ मानसिक विकास, ये तो फिर बाद में अपने आप ही हो जाते हैं। तो पूरा ये रहता था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे उसमें जो है चेंजेस आते गए और हम जो है इंटरनेट की तरफ शिफ्ट होते गए, ठीक है। तो इसमें यही है कि ट्रेडिशनल पहले हम कैसे पढ़ते थे और अब क्या क्या उसमें बदलाव आए हैं और किस प्रकार से जो है सिस्टम में चेंजेस आए हैं। तो इसमें ट्रेडिशनल मेथड में यही है कि जो ट्रेडिशनल मेथड में तो फैक्ट्स को मेमोराइज किया जाता था, कंठस्थ किया जाता था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन, करेक्ट नॉलेज जो है उसका बहुत इम्पोर्टेंस जो है रखती है वहां पर। लेकिन मॉडर्न अप्रोच में क्या है कि फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। जैसे कि अब ये किसकी बात है, ये
पुरातन काल की बात नहीं हो रही है यहाँ पर हमारे गुरुकुलों की बात नहीं हो रही है। गुरुकुलों की तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन थी। ये बात हो रही है बीच वाले जो परंपरा की। अब जब गुलामी के दिनों में और उसके बाद जस्ट बाद जब जैसे कि स्कूलों का चला माहौल, ठीक है, उस प्रकार से हो रही है। तो उसमें क्या था कि उसमें फैक्ट्स को समझ मतलब रटने के ऊपर जोर दिया गया पारंपरिक शिक्षा में, ठीक है। उसके बाद बच्चों के नीड के हिसाब से उनको जो है फ्लेक्सिबल बनाया गया सिस्टम को, और उस स्टूडेंट सेंट्रिक की तरफ शिफ्ट हो गई हमारी एजुकेशन। तो उसमें फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करवाने के ऊपर बल दिया जाता है, और जो फैक्ट्स हमने सीखे उनका प्रयोग करवाने के ऊपर, और जो उनके एनालिसिस करना, फिर मूल्यांकन करना, फिर उनमें कुछ नया आविष्कार करना, ठीक है, और क्रिटिकल थिंकिंग, ये इसके महत्वपूर्ण कारक होते हैं मॉडर्न एजुकेशन में। फिर इसी प्रकार से ट्रेडिशनल में स्कोर्स है, ग्रेड्स है, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन मॉडर्न अप्रोच में सीखने के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच में जो है एज मेन फैक्टर है कि इस एज का बच्चा है, ये जैसे सिक्स जो है 5-6 साल से वहां से जो है शुरू करते थे कि भाई यहाँ से पढ़ना शुरू करेगा, और जो 6 साल का बच्चा है जो इसमें पहली कक्षा में होना चाहिए, और इस प्रकार से इस एज ग्रुप में है बच्चा इस कक्षा में होना चाहिए। तो वहां पर ये मैटर करती है, योग्यता भी मैटर करती है, ठीक है। योग्यता तो मॉडर्न में भी मैटर करती है, लेकिन वहां पर क्या है कि मल्टी एज सिस्टम है, कि आप किसी भी एज से संबंधित हैं, आप किसी भी कक्षा में पढ़ सकते हैं, जैसा भी आपका इंटरेस्ट है, रुचि है, आवश्यकता है, ठीक है। ये मॉडर्न अप्रोच में बदलाव है। और जो ट्रेडिशनल मेथड है, पारंपरिक जो तरीके हैं, विधियां है, उसमें क्या था कि टेक्स्ट बुक मेन रोल प्ले करती थी। शीट वर्क है, लेक्चर्स है, इनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। जो व्याख्यान वगैरह दिए जाते हैं, सीट वर्क है और पुस्तकें हैं, ठीक है। और लेकिन मॉडर्न अप्रोच में क्या है कि प्रैक्टिकलिटी के ऊपर ध्यान दिया जाता है, प्रयोगात्मक जो शिक्षा है उसके ऊपर, की जो हम मात्र थ्योरी नहीं, उसको थ्योरी को अप्लाई भी करना, डिस्कवरीज करना, जो सामूहिक गतिविधियां हैं, ये उसके मेन पिलर है। और इसमें मतलब कि बहुत भूमिका निभाते हैं मॉडर्न अप्रोच में। और इसमें इंटरनेट के ऊपर फोकस किया जाता है। लाइब्रेरी में मतलब कि एक पब्लिकेशन की बुक हमने पढ़ ली है, तो उसको अलग अलग पब्लिकेशन में क्या क्या है, तो अलग अलग तरीके से उसको देखना, अलग अलग पर्सपेक्टिव के हिसाब से, अलग अलग एस्पेक्ट से उसको देखना। तो लाइब्रेरीज भी उनको जो है कंसल्ट की उसमें जो है कंसिडर की जाती हैं। और आउटसाइड जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मतलब जो हमारे जो डिपार्टमेंट में है, हमारी जो उसमें हमारे संबंधित जो गुरु हैं, जो मार्गदर्शक हैं, जो टीचर्स हैं, उनके अलावा जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी उनके साथ भी कंसल्ट किया जाता है, ठीक है। और ट्रेडिशनल मेथड में क्या आता है कि टेस्टिंग बेस्ड ऑन द जो स्टूडेंट्स, उनके जिनके पास पहले से नॉलेज है, ठीक है, स्टूडेंट्स जो कि एक्टिव रहते हैं कक्षा में, जिनके पास ज्यादा नॉलेज है, उनके ऊपर बेस्ड जो है टेस्टिंग मेथड्स बनाए जाते थे। टेस्ट और मूल्यांकन का तरीका जो है उनके बेस पर तैयार किया जाता था, डिजाइन किया जाता था। लेकिन मॉडर्न अप्रोच में क्या है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखा जाता है, और जो है उसकी जो पर्सनल नॉलेज है वो कैसे जो अपने उसके जो स्कूल के एनवायरनमेंट उसके साथ मैच करे, कि ताकि वो उसका अच्छे से अधिगम अधिगम प्रभावशाली तरीके से हो सके। तो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है मॉडर्न अप्रोच में। तो ये बात हुई हमारी टीचिंग सपोर्ट सिस्टम की, कि जो ऐसे सिस्टम जो कि टीचिंग को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आगे है आईसीटी बेस्ड टीचिंग। तो आईसीटी बेस्ड टीचिंग में क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या है कि ये कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग से आया है, सीबीटी से, ठीक है। तो सीबीटी एंड ई लर्निंग आर ट्रीटेड एज सिनोनिम्स। तो सीबीटी है, ई लर्निंग है, उसको ये सिनोनिम है, मतलब कि पर्यायवाची है एक दूसरे के। जहां पर ई लर्निंग आ जाए या सीबीटी आ जाए, एक ही बात है, ठीक है। और सीबीटी से ही फिर आईसीटी जो है इवॉल्व हुआ है, ठीक है। और सीबीटी का जो टर्म है वो 1980s में अ, इसको दिया गया था, और उसके बाद जो है आईसीटी वहां से इवॉल्व हुआ। और एक तरह से ये कह देते हैं कि जो आईसीटी है उसका मेच्योर एक तरह से उसका एडवांस वर्जन है, ठीक है।
सीबीटी का। और इसमें इंटरनेट के ऊपर है बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, सीडीज और डीवीडीज को भी इंक्लूड किया जाता था इसमें सीबीटी में। इट इंक्लूड्स इंटरनेट बेस्ड लर्निंग, इंटरनेट बेस्ड लर्निंग है उसको लिया जाता है। वेब बेस्ड लर्निंग है जैसे वेबसाइट्स वगैरह के माध्यम से सीखना। ऑनलाइन लर्निंग है, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस होना, ठीक है। तो इसको जो है इसमें आईसीटी में इंक्लूड किया जाता है। अब आईसीटी जो है बहुत सारे कई सारे जो तरीके हैं उनमें प्रभावशाली है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और आप लोगों को तो पता ही है कि अभी जैसे कि नेट के, अगर नेट को एजुकेशन सिस्टम से अलग करके देखें तो आज के दौर में असंभव लगता है ना, कि इंटरनेट के बिना पढ़ाई हो ही नहीं सकती, ऐसा लगता है। और ठीक बात भी है क्योंकि पुस्तकों का स्थान भी इंटरनेट ने ले लिया है, ऑनलाइन लर्निंग ने, ठीक है। टीचर्स का स्थान भी ऑनलाइन लर्निंग ने, इंटरनेट ने ले लिया है। और क्लासरूम का स्थान भी उसने ले लिया है। इवेल्युएशन है, इवेल्युएशन सिस्टम है, उसका स्थान भी। और एक तरह से सर्टिफिकेट भी, ई सर्टिफिकेट भी जो है यहाँ से जनरेट किए जा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा एक तरह से कहें कि विद्यालय का और इंस्टीट्यूशंस का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का स्थान ई लर्निंग ने, इंटरनेट बेस्ड लर्निंग ने ले लिया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके बेस पे जो जो मतलब कि इसमें है जो जो टॉपिक्स हैं वो आप डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग इवेंट, तो लर्निंग इवेंट है जो शिक्षण के जो कारक हैं, घटनाएं हैं, तो उनके क्या तत्व कौन कौन से हैं उनके, ठीक है, कौन कौन से हैं। लर्नर है, स्टिमुलस है। लर्नर मतलब सीखने वाला, शिक्षार्थी, विद्यार्थी, ठीक है। स्टिमुलस, स्टिमुलस एक तरह से सिग्नल कह देंगे हम, ठीक है। जैसे सिग्नल होता है, सिग्नल क्या, कि कोई भी संकेत, कि धूप है तो हमने अपना सर ढक लिया, भी ज्यादा धूप हो रही है। अब पानी को हाथ लगाया, बहुत गर्म है तो हम एकदम से हाथ दूर कर लिया। वो जो गर्म है, गर्मी है और गर्माहट है, या फिर सूरज की गर्मी है, धूप है, तो क्या है, संकेत है, ठीक है। संकेत के रिस्पॉन्स में, संकेत के तरफ जो है बच्चे वो एक्टिव कर, मतलब एक्शन करते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स देते हैं, उसके प्रति सेंसिटिविटी दिखाते हैं। तो इसमें क्या है कि स्टिमुलस भी एक तरह से लर्निंग इवेंट है, मेन लर्निंग इवेंट है। फिर इंटरनेट कंडीशंस ऑफ द लर्नर, जो इंटरनल जो कंडीशंस हैं बच्चे की, इंटरनल कंडीशंस में क्या है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है उसकी, सेल्फ कॉन्सेप्ट उसके है, उसकी नीड अलग अलग नीड होती है अलग अलग बच्चों की, जो बौद्धिक क्षमता उनकी अलग अलग होती है, ठीक है, उसकी प्रीवियस नॉलेज है, और जैसे किस जो है एनवायरनमेंट से वो आ रहा है, क्या क्या उसने जो सीखा है अभी तक, वो उसके उसमें आ जाती है इंटरनल कंडीशंस ऑफ लर्नर में, ठीक है। उसकी आंतरिक जो स्थिति होती है शिक्षार्थी, ठीक है। अब रिस्पॉन्स है, फिर रिस्पॉन्स एनी एक्शन और रिएक्शन टू अ लर्निंग सिचुएशन। तो रिस्पॉन्स क्या है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स कैसे देता है। अब है लर्निंग प्रोसेस के मेन स्टेप्स क्या है। मेन स्टेप्स क्या है, इसमें जो हमारा नेट एग्जाम है इसमें क्या है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्टली से क्वेश्चन बनते हैं लर्निंग प्रोसेस से। आपसे जो है के स्टेप्स भी पूछ लेंगे, और फिर ये भी कह देंगे कि ये इस प्रकार से एक्सपेक्टेंसी है, एक्सपेक्टेंसी से ये संबंध है, मतलब कि चार चार स्टेटमेंट दे देंगे और उसमें से आपको जो ठीक होगी वो चूज करनी होगी। तो पहले आगे रिसेप्शन, ग्रहण करेगा बच्चा पहले। रिसेप्शन में क्या है, ग्रहण करना, ठीक है। आप में से आप लोग अपने, अगर जिसके पास बुक है ना वो बुक भी खोल कर रख सकते हैं कि साथ साथ में आप मार्क करते रहें। तो इसमें क्या है कि ग्रहण करता है बच्चा, ठीक है, और ग्रहण करता है, उसके बाद एक्सपेक्टेंसी है कि मतलब बच्चे से क्या ऑब्जेक्टिव, क्या उसका उद्देश्य है सिखाने का, और उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और वो सीखने के बाद उसको कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। उसके बाद है रिट्राइवल टू वर्किंग मेमोरी। अब जो वर्किंग मेमोरी, इट मीन्स क्या है कि जो वर्तमान जो हमारी स्मृति है, करंट जो स्मृति है, उसमें जो है हमने जो सीखा है उसको रिकॉल करना, ठीक है, जो हमारी मेमोरी में है उसको वर्किंग मेमोरी में लेकर आना। अब सिलेक्टिव परसेप्शन है,
तो सिलेक्टिव परसेप्शन में मतलब कि जो कंटेंट्स को डिस्प्ले करना और अलग अलग जो है अलग अलग फीचर्स के साथ उसको डिस्प्ले करना, और ये इसमें इंक्लूड हो जाता है सिलेक्टिव परसेप्शन में भी। सीमेंटिंग एनकोडिंग है। सीमेंटिक एनकोडिंग में क्या रहता है कि एक तरह से सीमेंटिक एक उसका कंसेप्ट मेकिंग है ये सीमेंटिंग में, ठीक है। तो कंसेप्ट मेकिंग बनता है मतलब कि लर्निंग गाइडेंस मिलती है उसको, सीखने के लिए मार्गदर्शन मिलता है। फिर रिस्पॉन्स करना है, फिर वो रिस्पॉन्स करेगा उसके उसके प्रति, ठीक है। रिस्पॉन्स में क्या है कि जो बच्चों ने जो सीखा है उनको उसको परफॉर्म करने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद उनका फीडबैक उसको दिया जाएगा, मतलब कि आपने अच्छा किया, ठीक किया, ये गलत किया, यहाँ पर ये ठीक किया, ठीक है। ये फीडबैक है, उसको री इन्फोर्समेंट कहते हैं, सुदृढ़ीकरण। तो फिर सुदृढ़ीकरण के बाद क्या है, रिट्राइवल एंड री इन्फोर्समेंट। उसके बाद फिर उसके जो है दोबारा से उसकी परफॉर्मेंस करवाई जाएगी। कुछ एडिशनल जो उसको एडिशनल परफॉर्मेंस मतलब कि एक परफॉर्मेंस कर ली उसके साथ दूसरी भी जोड़कर इस प्रकार से उसकी और जो है परफॉर्मेंस दोबारा से करवाई जाएगी, और उसका फिर फीडबैक दिया जाएगा कि भैया आपने ठीक किया, यहाँ पर ये गलती की, यहाँ पर इसको ऐसे करना चाहिए था। तो उसके बाद है जनरलाइजेशन। इसमें जो हमने सीखा है, जो हमने किया है, उसका बार बार पुनरावृत्ति करना, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा। फिर टाइप्स ऑफ लर्नर। टाइप्स ऑफ लर्नर में ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एंड सोशल एट्रीब्यूट्स, जो पर्सनल है और सोशल एट्रीब्यूट्स हैं, सामाजिक वो है, उनके बेस पे लर्निंग लर्नर कैसे होते हैं, ठीक है। तो एज एंड मैच्योरिटी है, जो उम्र है, और उम्र और परिपक्वता का स्तर क्या है उसके बेस पे। मोटिवेशन है, एटीट्यूड, उसका दृष्टिकोण क्या है, क्या उसके कितना प्रेरित है वो, उसके बेस पे वो लर्नर होते हैं। फिर स्पेशल टैलेंट्स होते हैं, वहां से भी लर्नर के अलग अलग टैलेंट्स होते हैं उनके, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज हो जाती हैं। फिर मैकेनिकल डेक्टेलिटी है, और फिर एबिलिटी टू वर्क अंडर वेरियस एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो अलग अलग एनवायरमेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग काम करने की क्या क्या एबिलिटीज है उनके माध्यम से उसको अलग अलग कैटेगरीज में लिया जाता है। फिर फील्ड इंडिपेंडेंट एंड फील्ड डिपेंडेंट, ये भी एक टाइप के लर्नर है, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। उसके बाद क्लासरूम बेस्ड लर्निंग स्टाइल्स, तो उसमें विजुअल, देखकर, सुनकर सीखने वाले, और मोटर मतलब करके सीखने वाले, ठीक है। और इसमें करके सीखने वाले में क्या है कि ये इसके स्टेप्स हैं। इंक्लूसिव है, इंसाइट एंड हंचिस से, और इंडक्टिव है, फ्रॉम फैक्ट्स टू जनरलाइजेशन, जो फैक्ट्स हैं उनके से सामान्य की तरफ जाना, ठीक है। और डिडक्टिव है, फ्रॉम थ्योरी टू इंडिविजुअल फैक्ट्स, जो थ्योरी है, थ्योरी से व्यक्तिगत जो फैक्ट्स हैं, उन तथ्य हैं, उनकी तरफ जाना, ठीक है। और इंडक्टिव में जैसे कि ये इंडक्शन हमारा इंडक्टिव मेथड था ना, और रिडक्टिव मेथड था, आगमन और निगमन विधि, वो इसमें आ जाता है, ठीक है। फैक्ट से जनरलाइजेशन की तरफ जाना मतलब कि जो एक तरह से जो विशेष है, विशिष्ट से सामान्य की तरफ, ठीक है। और डिडक्शन में क्या है कि थ्योरी से इंडिविजुअल की तरफ, इंडिविजुअल फैक्ट्स हैं, सामान्य से विशेष की तरफ। फिर रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिवली है, रिफ्लेक्टिवली में इंट्रोस्पेक्शन होता है कि भाई वो आत्म मंथन करता है, ठीक है, क्या सीखा है क्या है उसको फिर रिप्रेजेंट भी करता है। फिर है कि भाई लिसनिंग स्किल्स हैं, उनके बेस पे लर्नर कौन कौन से किस किस प्रकार के होते हैं, तो उसके बेस पे लर्नर 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथिक लिसनिंग, इवेलुएट लिसनिंग एंड क्रिटिकल लिसनिंग, ठीक है, और एप्रिसिएटिव लिसनिंग। तो एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, एक्टिव लिसनिंग में जो हम जो है आप हम जो बोल रहे हैं आप वो धीरे जो है उसमें सुन रहे हैं अच्छे से, ठीक है, काफी उसमें रिलेट कर पा रहे हैं बातों को। एम्पैथिक लिसनिंग में क्या रहता है कि आप जो सुन रहे हैं ना, आपको कोई अपनी समस्या बता रहे हैं तो आप उसकी जगह पे अपने आप को देख कर रख कर देख पा रहे हैं, वैसा ही दर्द आप महसूस कर रहे हैं, तो एम्पैथिक लर्नर होता है वो, ठीक है, लिसनिंग होता है। और इसमें क्या रहता है कि एवेलुएटिंग
इवेलुएटिव लिसनिंग और क्रिटिकल लिसनिंग में क्या रहता है कि वो मूल्यांकन करता है, जो सुन रहा है ना उसका मूल्यांकन भी साथ साथ में करता है, अच्छा ये गलत कहा, ये सही कहा, ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था, सुनने के साथ साथ। फिर आता है एप्रिसिएटिव लिसनिंग में। एप्रिसिएटिव लिसनिंग में क्या रहता है कि हम जो सुनते हैं उसका फिर उसकी प्रेज करेंगे, अच्छा बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, आपने बहुत अच्छा बोला, ठीक है, इस प्रकार से। ये लर्नर के बेस पे भी अलग अलग, जो लिसनिंग के बेस पे अलग अलग लर्नर होते हैं। नेक्स्ट है लर्नर स्टैटिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग स्टाइल्स। अब थिंकिंग स्टाइल्स के बेस पे भी लर्नर अलग अलग होते हैं। एक तो रिफ्लेक्टिव थिंकर होता है, क्रिएटिव थिंकर होता है, प्रैक्टिकल थिंकर होता है, कंसेप्चुअल थिंकर होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव थिंकर में जो है वो प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, प्रश्न पूछते हैं जो उसको एक तरह से पास्ट के जो इंफॉर्मेशन है, एक्सपीरियंसेस है, उनको रिलेट करके करते हैं, ठीक है। एक तरह से रिफ्लेक्टिव में वो भी आ जाते हैं कि अमूर्त चिंतन जो करते हैं, ठीक है, वो थिंकर भी आ जाते हैं। अब क्रिएटिव थिंकर्स हैं, क्रिएटिव थिंकर्स में भाई वो एक तरह से मतलब अच्छी क्रिएटिविटी अपना जो दिखाते हैं, ठीक है, एक सॉल्यूशन को एक तरह से ट्रिक, जैसे कि कोई भी कंसेप्ट आया उसको ट्रिक से समझाना, ठीक है, ट्रिक से याद करने का एक क्रिएटिव तरीका, कोई अलग ही नया तरीका जो है खोज निकालना, ठीक है, ये क्रिएटिव थिंकर्स में आ जाता है। फिर प्रैक्टिकल थिंकर्स में आता है, एक क्रिएटिव थिंकर्स में ये डाइवर्जेंट थिंकिंग भी आ जाती है, ठीक है, तो एक ही प्रॉब्लम पे कई सारे सॉल्यूशन देखना। प्रैक्टिकल थिंकर्स में है फिर कि सीक द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट एफिशिएंट वे टू डू देयर वर्क, मतलब कि बहुत सिंपल करना चीजों को और बहुत सिंपल और बहुत प्रभावशाली तरीके से अपने काम को कर देना, वो प्रैक्टिकल थिंकर्स में है। अब कंसेप्चुअल थिंकर्स में है कि एक्सेप्ट न्यू इन्फॉर्मेशन ओनली आफ्टर सीइंग द बिग पिक्चर, तो एक बड़ी पिक्चर देख लेते हैं, मतलब पहले हाथी को कंप्लीट देखने के बाद ही उसको जो है कंसेप्ट को क्लियर हुआ कि इसकी एक सूंड होती है, चार पैर होते हैं, इसे ट्रंक होता है, ठीक है, तो मतलब एक पूरे कंसेप्ट को पूरे के पूरे पूरे तरीके से उसको देख लेना, समग्र रूप एक, ये इसमें गेस्टोल्ट में भी आ जाता है ना, गेस्टोल्ट, ये इसी से संबंधित है इनडायरेक्टली वे से। अब फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलिसेंस एंड अडल्ट लर्नर्स, ठीक है, इसमें एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सोशल कैरेक्टरिस्टिक है, इमोशनल एंड कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हैं, मतलब कि जो किशोर हैं, जो अर्ली एज में है, अर्ली किशोर में है, ठीक है, और फिर मध्य किशोरावस्था है, फिर लेट किशोरावस्था है, ठीक है, पोस्ट एक तरह से पूर्व और बाद की उत्तर अवस्था है बोल सकते हैं इसको, इसको पूर्व किशोरावस्था और इसको मध्य और इसको उत्तर किशोरावस्था बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी अलग अलग होते हैं। किशोरावस्था में क्या रहता है कि बच्चों की इस एज को एक नाम दिया जाता है, बहुत फेमस सा नाम है तूफान की अवस्था, ठीक है, और ये नाम किसके द्वारा दिया गया था, स्टेनले हॉल के द्वारा यह नाम दिया गया था कि जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था को उन्होंने तूफान की अवस्था कहा था, कि बहुत सारे इसके अंदर विचार चलते हैं, क्यों, क्योंकि बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ठीक है, उनके बेस पे जो है गर्ल्स की बॉडी की अलग बनावट हो जाती है, बॉयज की बॉडी की अलग बनावट हो जाती है, उनमें मानसिक परिवर्तन भी आते हैं, शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ, ठीक है, उनके इंटरेस्ट में भी परिवर्तन आते हैं, और बहुत सारी मल्टीपल ऑफ थॉट्स इसमें चलती रहती हैं, बहुत सारी थॉट्स, ठीक है, और उन थॉट्स के इनमें बहुत सारी कंफ्यूजन भी रहती है, दुविधा की अवस्था भी है, ठीक है, इसलिए इसको तूफान और तनाव की अवस्था कहा गया, कि इसमें बहुत सारा तनाव होता है बच्चों के ऊपर, वो अपने रोल को फिक्स ही नहीं कर पाते हैं कि वो छोटे हैं या बड़े हैं, उनको कोई छोटा कहे तो वो कहेंगे कि नहीं हम तो बड़े हो चुके हैं, और अगर उनको फिर बड़े की तरह ट्रीट करें तो भी कहेंगे कि अभी मैं इतना बड़ा थोड़ी ना हुआ हूँ, अभी तो मैं बच्चा ही हूँ, तो वो खुद में ही वो दुविधाग्रस्त रहते हैं, ठीक है, और बहुत सारी थॉट्स इसमें चलते रहते हैं, इसलिए उनको तनाव की अवस्था कहते हैं, तूफान की अवस्था कहते हैं। और नेक्स्ट है एकेडमिक अचीवमेंट, उसके आधार पे कि भाई जो एडोलिसेंस जो किशोरावस्था उनमें कैसे जो है एकेडमिक अचीवमेंट्स के हिसाब से इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं। क्या रहता है कि मोर मोर ऑटोनोमस एंड सेल्फ डायरेक्टेड हो रहते हैं इसमें,
ठीक है, एकेडमिक इसमें मतलब कि बच्चों को सेल्फ डायरेक्टेड रहते हैं कि हाँ मेरे मार्क्स इतने आने चाहिए, उनको अलग से कोई ये नहीं कहेगा कि आपको इतने मार्क्स लेने या नहीं लेने, उनको खुद से ही एक तरह से जागरूकता होगी कि मुझे इतने मार्क्स लेने हैं, ठीक है, और मुझे टॉप करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो उनको गोल जो है अपने आप को जो है एक्टिव रखेंगे, वो गोल ओरिएंटेड एंड प्रैक्टिकल रहते हैं, ठीक है। और रेलिवेंसी ओरिएंटेड एंड सी अ रीजन फॉर लर्निंग समथिंग, मतलब कि उनको कुछ सीखने के लिए एक कारण चाहिए, भाई मैं ये क्यों सीखूं, मैं ये क्यों करूं, इसका क्या फायदा मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सोचते हैं ये, और एक अच्छी सोच भी है। अडल्ट मस्ट बी शोन रिस्पेक्ट, द अडल्ट ट्रेनर्स must acknowledge the wealth of experiences that adult participants bring to the classroom। इसमें अडल्ट का भी ऊपर आ गया क्या? अडल्ट का तो नाम नहीं आया इसमें, है ना, अडोलेसेंट के बाद अडल्ट है, ठीक है। तो अडल्ट में क्या है कि एक तरह से उनको अलग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, जो वयस्क जो शिक्षा अधिगम करता होते हैं उनकी अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, ठीक है। और वो अपने एक्सपीरियंस से बच्चों मतलब अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। सोशल चेंज, रैपिड वाइडनिंग लाइफ, एक एक तरह से बहुत तेजी से जो जीवन का विस्तार हो रहा है, ठीक है, उसमें इस एज में होता है, सोशल लाइफ बढ़ती है इसमें। और फिर एन इंक्रीजिंग ओवरलैपिंग बिटवीन रोल्स ऑफ चाइल्ड एंड अडल्ट, अब ये ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, चाइल्ड और अडल्ट के जो रोल हैं उनकी ओवरलैपिंग। जैसे कि अभी बताया था कि जो बच्चा है वो आजकल तो क्या रहता है कि भाई क्यों हो रहा है इतना प्री मेच्योरिटी आ रही है बच्चों में, इंटरनेट के माध्यम से कुछ भी देख लेते हैं और उसमें एक तरह से सोचते हैं कि हम बड़े हो गए हैं और उसी की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं, चिड़चिड़ापन, तनाव, ये सब कुछ इसमें इसके डीमेरिट्स देखने को मिलते हैं इंटरनेट स्टडीज के। तो प्री मेच्योरिटी भी और चाइल्ड और अडल्ट रोल को भी ओवरलैपिंग हो जाती है कि जो बच्चा है बड़ों की तरह बिहेव करने लग जाता है। एडोलेसेंट्स में फील एंड बैड वेल फेसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, तो एडोलेसेंट्स क्या है, किशोरावस्था में जो किशोर हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब कि दुविधाग्रस्त होते हैं, दुविधाओं को फेस करते हैं, वो ऐसा मतलब बुरा फील करते हैं उस टाइम पे। फिर वैल्यूज है, इमोशनल टेंशन है, उनकी एक्सट्रीम एटीट्यूड्स हैं, मतलब कि बहुत सारे एक तरह से बहुत बड़े बड़े दृष्टिकोण, बहुत बड़े बड़े सपने वो देख लेते हैं, उसके उसमें तनाव में रहते हैं वो, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस इस एज में रहते हैं। फिर इमोशनल चेंजेस है, ये आप देख लेंगे। अच्छा, इसके बारे में यदि आपने जो डिटेल अभी तक नहीं पढ़ा है तो अपनी पिछली जो है वीडियोस हैं चैनल पे, तो आप उसमें विजिट कर सकते हैं पर्टिकुलर टॉपिक की, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी चल रहे हैं। इमोशनल चेंजेस है, इमोशनल चेंजेस भी आते हैं, एंजाइटी आती है, स्ट्रेस फील करते हैं, ये भी इमोशनल में आ जाते हैं, ठीक है। उनको फिर एक तरह से रोल कंफ्यूजन रहती है कि मेरा क्या रोल है, ठीक है, और मेरी क्या भूमिका है समाज में, मेरी घर में क्या भूमिका है। और फिर वहां पर वो एक जो दोस्त होता है कि भाई जिसको वो अपनी बात कह सके, सारी बता सके, उसकी भी उनको एक तरह से नीड रहती है, ये इमोशनल चेंजेस में ये भी आ जाता है, ठीक है, कि मेरा है वो एक तरह से अपना अपने जो है कॉन्टेक्ट्स को फैलाना शुरू करता है, मतलब कॉन्टेक्ट बनाना शुरू करता है, नए नए कॉन्टेक्ट बनाना, खुद के दोस्त बनाना, खुद का ग्रुप बनाना, अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन। तो ये एक शिक्षाविद हुए हैं एरिक एरिक्सन, तो उन्होंने कहा है कि एडोलेसेंस रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडेंटिटी वाइस विज़ आइडेंटिटी कंफ्यूजन। तो ये उन्होंने आइडेंटिटी कंफ्यूजन कह दिया है, ठीक है। तो ये टर्म भी आ सकते हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है कि ये किसने कहा है, ठीक है, या फिर इरिक्शन ने क्या स्टेटमेंट दी है एडोलेसेंस को लेकर। तो आइडेंटिटी कंफ्यूजन कहा है उन्हें, कॉन्फ्लिक्ट रहता है, दुविधा रहती है अपनी पहचान को लेकर। तो यहाँ पर पहचान के बारे में उनको असमंजस की स्थिति रहती है। अर्ली प्यूबर्टी एंड कॉग्निटिव चेंजेस कम विद वर्स आउटकम्स ऑफ फॉर गर्ल्स देन बॉयज। तो अर्ली जो प्यूबर्टी रहती है, अर्ली प्यूबर्टी में गर्ल्स की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो और कॉग्निटिव चेंजेस भी रहते हैं, बौद्धिक जो बदलाव है वो भी रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि यहाँ पर कहा गया है कि जो गर्ल्स होती है ना,
गर्ल्स के लिए वो जो एज होती है अर्ली प्यूबर्टी, ठीक है, जो पूर्व, जो उसमें पूर्व की अवस्था है प्यूबर्टी की, अडोलिसेंस जब स्टार्टिंग की होती है, तो उसमें गर्ल्स के लिए ज्यादा चेंजेस है, चैलेंजेस है इसमें, ठीक है, देन बॉयज। अब कोग्निटिव डेवलपमेंट है। कोग्निटिव डेवलपमेंट में संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास की जहां पर बात आ जाए, कोग्निटिव की जहां पर बात आ जाए, वहां पर एक बहुत फेमस नाम है जीन पियाजे, ये नाम है, ठीक है। कोग्निटिव, कोग्निटिव संज्ञानात्मक बौद्धिक का जहां पर इसमें बात आ जाए, तो ये क्या है, जीन पियाजे का नाम वहां पर आएगा। इनके ऊपर डायरेक्ट प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि कोग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, जो लेबल्स है, किसने दिए हैं, जीन पियाजे ने दिए हैं। कितने दिए हैं, 4 दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं, ये सेंसरी पीरियड, प्री ऑपरेशनल पीरियड, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। सेंसरी में क्या है कि एक तरह से इसमें रहता है कि सेंसेस के थ्रू उनको सीखना, ठीक है, सेंसेस के थ्रू बच्चों को सिखाना। सेंसेस को हिंदी में क्या बोलेंगे, इंद्रिय गम्य, हाँ, इंद्रिय इंद्रियात्मक अवस्था होती है ये, ठीक है। और इसमें एक ये होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल पीरियड, ठीक है। कॉन्क्रीट में है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और फॉर्मल में क्या है कि एक अमूर्त भी बोल देते हैं इसको, और पोस्ट जो संक्रियात्मक अवस्था होती है उसके बाद वाली, ठीक है, वो भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या है कि ये भी पूछ लेते हैं कि इनकी सीरीज क्या है, पहले कौन सी आती है, दूसरी अवस्था कौन सी है, तीसरी अवस्था कौन सी है, ऐसे भी प्रश्न बनता है। अब ये भी प्रश्न बनता है कि जो दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन कितनी एज से कौन सी एज के बच्चे रहते हैं, ठीक है, 2 से 7 वाले, उनमें क्या क्या अलग अलग उनके फीचर्स वो रहते हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके, बच्चे कैसे बिहेव करते हैं, किस प्रकार से सीखते हैं। तो यहाँ पर तो बच्चे सेंसेस से सीखते हैं, ठीक है, जो इंद्रिय है, इंद्रियों का अनुभव से उनसे सीखते हैं। प्री ऑपरेशन में कैसे सीखते हैं, यहाँ से फिर प्री ऑपरेशन में एक तरह से यहाँ पर भी बच्चे जो है एक एनिमिज्म आता है, एनिमिज्म शब्द आता है, इसके ऊपर प्रश्न बहुत बनते हैं, ठीक है, किसी भी टीचिंग एग्जाम है उसमें भी बनते हैं और हमारे नेट में भी बनते हैं, ठीक है। तो इसमें एनिमेशन में क्या है कि जीववाद, तो 2 से 7 साल के जो बच्चे रहते हैं वो सोचते हैं कि सभी के अंदर जीवन है। जैसे बच्चा जब खेलते खेलते गिर जाता है या फिर चलते चलते गिर जाता है तो रोने लगता है, ठीक है। तो फिर जो बड़े रहते हैं, उनके गार्जियन रहते हैं, वो क्या करते हैं कि जो पत्थर होता है, फर्श होता है, उसके ऊपर भी वो हाथ मारते हैं कि भाई जैसे उसको पीट दिया, रिवेंज ले लिया, बदला ले लिया, ठीक है। तो तब क्या रहेगा कि बच्चा चुप हो जाएगा और हंसने लगेगा कि हाँ अब मेरा बदला पूरा हो गया। उसको क्या रहता है कि जो निर्जीव चीजें है ना, उसको भी, उसमें भी जीवन है, उसको भी दर्द होता है, ठीक है। तो एनिमिज्म इसमें कि कौन सी एज में आता है, 2 to 7 की एज में, और प्री ऑपरेशनल पीरियड पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था रहती है, ठीक है, कॉन्क्रीट में, ये 7 से 11 साल की होती है। फिर जो फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड रहता है ये 11 से 15 साल का। तो इनमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक हमने जो हमारी वीडियो है इसके टॉपिक की, उसमें डिटेल से करवाए हैं, वो आप उसको देख लीजिएगा, बहुत डिटेल से है। आगे है द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्प्लेड हियर। तो इसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम, लॉजिकल अप्रोच टुवर्ड सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, टू मूव अवे फ्रॉम जो रोट लर्निंग है, जो रट्टाफिकेशन की जो लर्निंग है, रट्टा मारना, उससे क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ शिफ्ट हो जाना, ठीक है, समस्या समाधान की तरफ उसके, और एक तरह से लॉजिकल अप्रोच उसके, ठीक है, तार्किक अप्रोच उसके ऊपर। एबिलिटी टू यूज हाइयर ऑर्डर स्ट्रक्चर, उसमें ये एबिलिटी आ जाती है। सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ ए प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम की सिस्टमैटिक एनालिसिस, और मोरल मैच्योरिटी, नैतिक परिपक्वता भी इसमें आ जाती है। अडल्ट लर्नर, अब अडल्ट लर्नर ये है, इसके ऊपर भी प्रश्न बनता है। इसके ऊपर ऐसे भी प्रश्न डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि जो सेल्फ डायरेक्शन है, सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर कौन से टाइप के लर्नर में होता है, तो उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से एक अडल्ट लर्नर होगा। तो सेल्फ डायरेक्टेड, सेल्फ मोटिवेटेड अडल्ट लर्नर, ठीक है,
और लर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस, ये अडल्ट लर्नर, ठीक है, अनुभव के माध्यम से उसके आधार पर सीखना, वो वयस्क जो अधिगम करते हैं वो करते हैं। अब अडल्टहुड इज मोस्टली डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एज, एज के आधार पे वयस्कता को परिभाषित किया जाता है, ठीक है। और कॉग्निटिव मैच्योरिटी है, तो उसमें कॉग्निटिव मैच्योरिटी में क्या आता है कि हमारी बौद्धिक जो है परिपक्वता कितनी हुई है। वेल इन इंडिया, इंडिया में क्या होता है, इंडिया में अडल्टहुड इज डिफाइंड बिटवीन 15 to 35 ईयर्स एज। तो इंडिया में, भारत में वयस्कता 15 से 35 साल के बीच के जो एज होती है वो वयस्कता होती है, ठीक है। और फिर यूनेस्को एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट डिफाइंस, अब ये जो यूनेस्को है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन है एंड डेवलपमेंट, इनके अनुसार वयस्कता 24 साल से लेकर 65 साल तक रहती है, ठीक है। उससे पहले किशोरावस्था रहती है। और अडल्ट लर्निंग प्रोसेस में बी सिस्टमैटिक लर्निंग प्रोसेस, ये एक तरह से सिस्टमैटिक होती है, स्टेप बाय स्टेप जो है, एक प्रणाली आधारित, ठीक है। बी इट फॉर्मल और नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये जो है औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक तीनों टाइप की हो सकती है, ठीक है। एक में भी सेल्फ मेंटर्ड और कोऑपरेट जो है कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्ड, ये सेल्फ मेंटोर भी हो सकता है, जो है खुद से अपना जो है अलग से खुद से करके सीखना, ठीक है। और कॉर्पोरेट जो है स्पॉन्सर्ड ये एज होती है, ठीक है। इसमें कॉर्पोरेट जो है सहयोगात्मक जो शिक्षा होती है, लर्निंग होती है, वो भी होती है। और सेल्फ मेंटोर भी रहता है कि अपने आप को ही मेंटोर करना, अपने आप को ही गाइड करना। आगे है कि मे बी अंडरटेकन एज फुल टाइम और पार्ट टाइम लर्नर। तो अडल्ट लर्निंग में क्या रहता है, वयस्क जो लर्नर है, जैसे हम, हमारी कक्षा में बहुत सारे वयस्क लर्नर ऐसे हैं जो पार्ट टाइम लर्नर है, ठीक है, मतलब आंशिक अधिगम करता है। आंशिक अधिगम करता में कि वो दिन में अपना जॉब भी करते हैं और शाम के समय, सुबह के समय कभी कभी जो है अपना समय भी निकालते पढ़ने के लिए, ठीक है, वो आंशिक अधिगम करता है। कुछ पार्ट टाइम लर्नर, और फिर है कुछ फुल टाइम लर्नर भी हो सकते हैं कि इस एज में जो जॉब ना करते हुए जो है आप लोग पूरा का पूरा समय जो है अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं, सीखने को दे रहे हैं, ठीक है। तो फुल टाइम लर्नर भी अडल्टहुड में रहते हैं, ठीक है। लेकिन अडोलिसेंस में क्या होता है, अडोलिसेंस में तो ज्यादातर फुल टाइम लर्नर ही होते हैं, पार्ट टाइम नहीं होते, ठीक है, क्योंकि वो सीखने की एज है। लर्निंग बाय अडल्ट लर्नर वो कैसी होती है, ऑटोनोमस सेल्फ डायरेक्टेड, लिव्ड एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज, गोल ओरिएंटेड रहती है, रेलेवेंसी ओरिएंटेड रहती है कि एक जो है रियल जो मतलब उसमें कुछ अगर कोई उपयोगी है, उपयोगी कोई तरीका है, उपयोगी कोई शिक्षा है, तो उसी को ग्रहण करना, कि बाकी जो है व्यर्थ की चीजों में, फिजूल के उसमें समय ना लगाना। प्रैक्टिकल है, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है अडल्ट लर्नर की। अब प्रिंसिपल ऑफ अडल्ट लर्निंग, ठीक है, ये भी अडल्ट लर्निंग, लीडरशिप, एक्सपीरियंसेस, अपील, नॉवल स्टाइल, ठीक है। एडोलिसेंस लर्निंग में क्या है कि लीडरशिप है उसमें रहेगी, एक्सपीरियंसेस ज्यादा नहीं होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस की जगह कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। और टीचर बेस्ड रहते हैं, ये टीचर के ऊपर आधारित रहते हैं अडोलिसेंट, ठीक है। इस नाम के ऊपर ना जाएं आप, हम किशोरावस्था की बात कर रहे हैं। तो किशोरावस्था में क्या रहता है कि वो टीचर बेस्ड रहते हैं, टीचर की तरफ देते हैं, देखते हैं अपने सीखने के लिए उसके, और सेल्फ डायरेक्टेड नहीं होते, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहते, ठीक है। नॉवल स्टाइल तो गेट करते हैं, ठीक, अप्लाई भी करते हैं चीजों को। डिफरेंस बिटवीन, अब इनके बीच में डिफरेंस बताया गया है। डिफरेंस में क्या है कि एडोलिसेंस लर्नर इज डिपेंडेंट
तो ये चीजें ये वही बताए गए हैं कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसमें फिर इसका अलग से क्लाइमेट बताया गया कि टेंस लो ट्रस्ट रहता है, फॉर्मल रहते हैं, और एक तरह से अथॉरिटी अथॉरिटी ओरिएंटेड, कोऑपरेटिव, जजमेंटल वगैरह, ये सब कुछ इसके फीचर्स बताए गए हैं। फिर इसमें अडल्ट में क्या, वयस्क में क्या है, रिलैक्स रहेंगे, वो ट्रस्टिंग होंगे, ठीक है, मतलब ट्रस्ट करेंगे, विश्वास करेंगे और विश्वसनीय भी होंगे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट देंगे, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, ठीक है, एक तरह से अनौपचारिक भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, एक तरह से कोलिबरेटिव भी है, सहयोग करके भी सपोर्टिव भी होते हैं, ठीक है, ये जजमेंटल होते हैं, कंपटीशन की इनमें भावना, प्रतियोगिता की भावना होती है एडोलेसेंस में। इसी प्रकार से अलग अलग इसके बताए गए हैं कि डायग्नोसिस ऑफ नीड्स है, प्लानिंग ऑफ करिकुलम कैसे होता है, अडल्टहुड में जो है एडोलेसेंस में इस प्रकार से होता है, वयस्कता में इस प्रकार से होता है, और लर्निंग एक्टिविटीज हैं, पेस ऑफ लर्निंग की, सीखने की गति कैसी है, तो सीखने की गति इसमें टीचर कंट्रोल करता है इसमें, लेकिन इसमें लर्नर खुद इन्फ्लुएंस करता है, खुद कंट्रोल करता है, इवेल्युएशन सिस्टम है ये भी टीचर के द्वारा, लेकिन इसमें इसमें जो है कोलैबोरेटिव भी होता है, और जो लर्नर है खुद से ही जो है एविडेंस जो है वो करता है, खुद से ही फैसिलिटेट करता है अपने मूल्यांकन को। फिर टीचिंग एंड लर्निंग फैक्टर्स, टीचिंग एंड लर्निंग फैक्टर्स में क्या है कि एक तरह से वो शिक्षण और अधिगम के जो फैक्टर्स हैं, जो तत्व हैं, कारक हैं, उनको पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू एनटीए नेट एग्जाम पैटर्न, टीचिंग एंड लर्निंग आर इम्पोर्टेंट एंड फॉर इफेक्टिव टीचिंग। तो इसमें क्या है कि टीचिंग है और लर्निंग है, ये इम्पोर्टेंट है किस लिए, इफेक्टिव शिक्षण के लिए, प्रभावशाली शिक्षण के लिए। इसमें क्या इफेक्टिव जो टीचिंग रहती है, जो प्रभावशाली शिक्षण होता है, उसमें कौन कौन से कारक काम करते हैं। लर्निंग है न्यू एक्सपीरियंसेस, नए अनुभव से सीखना, प्रोसेस प्रोसेस इससे डायरेक्ट संबंधित है किससे, स्पिरिट ऑफ जॉय एंड क्रिएटिविटी। तो उसमें जॉय भी बच्चे जो है एंजॉय भी करेंगे, इंटरेस्ट के साथ रुचि लेकर जिज्ञासा पूर्ण प्रवृत्ति रखेंगे, और क्रिएटिविटी एक तरह से सृजनात्मकता भी इसमें दिखाएंगे, अलग अलग तरीके जो है उनको छूट होगी पूरी अपना खोज करने की। रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो टीचिंग से क्या है, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उद्देश्य हैं, उस कोर्स को करने के, कुछ भी कोई भी कंसेप्ट को समझने के, उस उद्देश्य को उसको पता रहेगा, ठीक है। ये सभी ये जो प्रोसेस शिक्षण है, प्रोसेस और लर्निंग है, ये इफेक्टिव टीचिंग के लिए महत्वपूर्ण रहती है। अब है टीचिंग फैक्टर्स, इसमें क्या है जो हमने अभी ऊपर देखा उसी से संबंधित, इसमें है वी क्लासिफाई टीचिंग स्किल्स इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। कौन कौन सी है, कोर टीचिंग स्किल्स, और कोर टीचिंग स्किल्स में है कॉमन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, वो कोर है, ठीक है, और स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरियाज लाइक लैंग्वेज है, और सोशल साइंस है, सामाजिक है, साइंस के लिए अलग अलग कौन सी टीचिंग स्किल्स जो है मेथड अपना सकते हैं, ठीक है, ये इसमें अलग अलग रहते हैं, और ये जनरल तरीका कोर टीचिंग स्किल्स में। और इसमें टारगेट ग्रुप स्पेसिफिक स्किल्स तीसरा टाइप का, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन है उनके लिए एक तरह से टारगेट ग्रुप स्पेसिफिक स्किल्स की तरह से ये स्टडी, ये जो है टीचिंग रहती है, ठीक है, जो एक्सेप्शनल जो बच्चे हैं उनको सिखाने के लिए जो विशिष्ट। सम फैक्टर्स आर प्रैक्टिस्ड बाय टीचर्स इन क्लासरूम, कौन कौन से फैक्टर जो शिक्षकों के द्वारा प्रैक्टिस में लाए जाते हैं। ए टीचर हैविंग लिमिटेड एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस इन टीचिंग इज प्रोन टू, तो जिसके पास कम एक्सपोजर है, ठीक है, एक्सपीरियंस कम है, तो उसको कहाँ पर जो है कौन से अपनाना चाहिए, इनमें से बताएं एक बार। टेक्स्ट बुक को फॉलो करना चाहिए, मतलब बच्चों से बढ़वाए वो, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू लेक्चर, लेक्चर के थ्रू, व्याख्यान के थ्रू इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट,
फिर डिक्टेट नोट्स या फिर इम्पार्ट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। कैसे करना चाहिए बताएंगे, कैसे करना चाहिए? आवाज आ रही है सभी को? ये आ रहे हैं। हाँ, तो इसमें क्या क्वेश्चन एक होगा बार, इसका? क्वेश्चन एक बार प्लीज मैम, रिटर्न। हाँ, इसमें है कि टीचर हैविंग लिमिटेड एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस, एक टीचर जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है, ठीक है, और उसमें क्या है कि इन टीचिंग इज प्रोन टू, मतलब वो कि कौन से मेथड से वो जो है पढ़ाएगा बच्चों को, कौन से मेथड से पढ़ाना चाहिए। फर्स्ट, बी मैम। फर्स्ट आएगा। ठीक है, फर्स्ट से अलग अलग भी कोई बोल रहे हैं, बताएं एक बार। बी मैम, सेकंड वन। कैसे, कैसे एलिब्रेट करें? हम लेक्चर के थ्रू ट्रांसफर करेगा इंफॉर्मेशन। हम्म, इसमें क्या रहेगा, इसमें फर्स्ट वाले की तरफ शिफ्ट करेंगे हम, ठीक है। टेक्स्ट बुक रीडिंग है, उसको उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देकर जो है अधिगम करवा सकते हैं, ठीक है। जिनका एक्सपोजर कम है, एक्सपीरियंस कम है, एक तरह से इन्फॉर्म लेक्चर के थ्रू क्या है कि वहां पर एक तरह से वो लैग करेंगे, ठीक है, अच्छे से इम्पार्ट नहीं कर पाएंगे, तो टेक्स्ट बुक के थ्रू वो बच्चों को अच्छे से उसमें ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर हो जाते हैं और बच्चों को वो अच्छे से इम्पार्ट कर सकते हैं नॉलेज, ठीक है। टेस्ट तो आपका कल लेना ही है, तो क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि एनसीईआरटी, एनसीईआरटी स्पेलिंग जो इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इन इट्स पब्लिकेशन कोर टीचिंग 1982 हैज लेड स्ट्रेस ऑन फॉलोइंग, कौन कौन सी टीचिंग स्किल्स हैं? राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, ये स्किल्स उसके अंदर दी गई थी, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि एनसीईआरटी ने जो है उसके अकॉर्डिंग जो है कौन कौन सी स्किल जो है दी है, ठीक है। राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, organizing the content and creating set for introducing the lesson and introducing the lesson, फिर उसके बाद मतलब जो पार्ट है जो उसको एक तरह से क्रिएटिंग करना, उसका सेट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, ठीक है, उसको इंट्रोडक्शन का सेट एक तरह से बनाना, एक प्लानिंग करना, ठीक है, उसको और उसकी भूमिका देना पाठ की, और फिर है स्ट्रक्चरिंग क्लासरूम क्वेश्चन, उसको भी स्ट्रक्चर करना कि क्लासरूम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, इवेल्युएशन के में कैसे प्रश्न होंगे, और क्वेश्चन डिलीवरी एट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके उसके हिसाब से पाठ के हिसाब से, पाठ नियोजन के हिसाब से उसको क्वेश्चन की डिलीवरी भी करना, ये एनसीईआरटी ने दिए हैं। और ये अलग से राइटिंग, अलग से ये जो है एनसीईआरटी ने इनको दिया है, इनको आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है लर्निंग फैक्टर्स, लर्निंग फैक्टर्स में यही है कि इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग, मोर रिटेंशन रहनी चाहिए, जॉयफुल लर्निंग होनी चाहिए, मोर स्कोप ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, जो संज्ञानात्मक विकास है उसके ज्यादा से जो है ज्यादा उसके अवसर मिलने चाहिए, और सेल्फ डायरेक्टेड, सेल्फ मोटिवेटेड लर्निंग की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है बैकग्राउंड ऑफ लर्नर, ये इसमें फॉलोइंग फैक्टर्स हैं बिकम ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंट, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बच्चे का बैकग्राउंड भी स्थान रखता है कि किस एनवायरनमेंट से वो आया है, ठीक है, तो उसमें पहले उसका अधिगम जांचा जाता है, उससे पूछा जाता है, ठीक है, जो प्लेसमेंट इवेल्युएशन उसका किया जाता है पहले, नियोजनात्मक मूल्यांकन, कि वो
कहाँ से, मतलब उसको कितनी नॉलेज है इस कंसेप्ट के बारे में। तो एक तरह से वो एनवायरनमेंट का भी देखते हैं कि बच्चे कहाँ से आए हो आप, किस एरिया से हो आप, ठीक है। ये भी जो टीचर है प्रश्न पूछता है वो किस लिए, बच्चों का एक तरह से बैकग्राउंड जानने के। नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल, कि लर्निंग मटेरियल इजी है, डिफिकल्ट है, उसका कैसा नेचर है, ठीक है। उसके बेस पे भी जो है ये फैक्टर्स है काफी इफेक्टिव। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, स्पेस कितना है क्लासरूम में, पता चले कि बच्चे तो 60 है लेकिन स्पेस जो है 10 बच्चों का ही है, बच्चे वैसे परेशान हो रहे हैं। या फिर स्पेस बहुत ज्यादा है और उसमें क्या है, बहुत बड़ा हॉल है, 2 बच्चों को पढ़ाना है, 3 बच्चों को पढ़ाना है, वहां पर आवाज एक हो रही है। एक तरह से मतलब प्रॉपर तरीका से ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, स्पेस की भी, फिजिकल कंडीशंस की भी, बैठने की भी, और हवादार जो है रूम होने चाहिए, बैठने की अच्छी सुविधा होनी चाहिए, पानी का प्रबंध रहना चाहिए, ठीक है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी रहना चाहिए, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आता है। वो कैसे कि बच्चों की, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे रहते हैं उनके आसपास चार्ट वगैरह टांग दिए जाते हैं, ठीक है, तो उनका ध्यान उसकी तरफ जाए और वो ज्यादा से ज्यादा जो है अपने एक्सपीरियंस से रिलेट करके सीख पाए। तो मोटिवेशन इंटर्नशिप एंड एक्सटेंसिव, ये प्रेरणा भी रहेगी आंतरिक और बाह्य। और लर्निंग सपोर्ट है, लर्निंग सपोर्ट में ह्यूमन टीचर्स एंड पेरेंट्स, इलेक्ट्रो, ऑडियो विजुअल, ऑडियो वीडियो और कंप्यूटर आदि इसमें आते हैं। लर्निंग सपोर्ट में पेरेंट्स भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। इवेलुएटिंग, अब है इवेल्युएशन सिस्टम। मूल्यांकन प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली इज इंटरडिपेंडेंस, क्या है कि इसमें इंटरडिपेंडेंस ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड इवेल्युएशन। तो इसमें शिक्षण जो है, अधिगम है और मूल्यांकन एक दूसरे के जो है ऊपर निर्भर करते हैं, ठीक है। और जैसे टीचिंग रहती है, टीचिंग लर्निंग को बहुत हद तक प्रभावित करती है, शिक्षण लर्निंग को प्रभावित करता है, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है कि शिक्षण के बिना टीचिंग नहीं और लर्निंग नहीं हो सकती, अधिगम शिक्षण के बिना भी हो सकता है और होता है, ठीक है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट पार्ट है टीचिंग फिर भी अधिगम का, ठीक है। और फिर अधिगम के बाद मूल्यांकन, मूल्यांकन भी अधिगम का बहुत अच्छा जो है एक अच्छी भूमिका रखता है, उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और मूल्यांकन से ही हम जो है हमें पता चलता है कि हमने कितना सीखा, कितना हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए हैं कि नहीं हुए, ठीक है। तो इसमें है डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवेल्युएशन कौन से होने चाहिए, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होना चाहिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन। फंक्शंस ऑफ इवेल्युएशन, के इवेल्युएशन के मूल्यांकन के फंक्शंस कौन कौन से हैं, कौन कौन से इसके कार्य हैं। तो ये क्या करता है कि ये सिर्फ समरी के साथ जो है एंड नहीं करता, रिजल्ट की समरी के लिए, इट हैज डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। कि जो है एक तरह से सिस्टम का इम्प्रूवमेंट है वो इवेल्युएशन करता है, ठीक है। और उसमें कौन कौन से हैं, फीडबैक इसका कार्य है, मोटिवेशन देता है, इवेल्युएशन से मूल्यांकन के माध्यम से फीडबैक मिलती है, बच्चे को प्रतिपुष्टि मिलती है, ठीक है, कि उसने कैसा किया है, क्या उसके स्ट्रेंथ पॉइंट है, क्या उसके वीक पॉइंट है। प्रेरणा मिलती है उसको जब ऐसे अच्छा करता है कि भाई अच्छा मैंने अच्छा किया है, नेक्स्ट में मैं और अच्छा करूंगा, क्योंकि मैंने अभी 40% सीखा है, अभी 60% मुझे और मेहनत करनी है। तो ये मोटिवेशन भी मिलता है, बेटर गाइडेंस मिलती है टीचर्स के द्वारा, और रिमेडिएशन भी मिलता है कि जहाँ समस्या आ रही है उसको फिर से मतलब सुधार के एक तरह से उसको दिया जाए, सुधारात्मक एक ट्रीटमेंट उसको दिया जाता है। फैसिलिटेट प्लानिंग, प्लानिंग के बेस्ड रहता है, ठीक है, इवैल्यूएशन। फिर रिवीजन ऑफ क्यूरिकुलम, क्यूरिकुलम का जो हमारा जो पाठ्यक्रम है उसका रिवीजन हो जाता है। इंटर इंस्टीट्यूशनल कंपैरिजन भी रहता है इसमें। फिर एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग, सॉरी, एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग एक तरह से शैक्षणिक निर्णय निर्णय का निर्माण करना, ठीक है, वो इसमें रहता है कि भाई सिलेक्शन करना है, क्लासिफिकेशन है, प्लेसमेंट है, प्रमोशन है, तो ये इसमें आ जाते हैं। सबमिशन ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट टू पेरेंट्स, अब ये सब कुछ करने के बाद उसका प्रमोशन मतलब जब पूरा हो गया, अब उसको प्रमोट किया जाएगा, आगे नहीं किया जाएगा, क्या उसकी परफॉर्मेंस रही है अभी तक, उसके बेसिस फिर वो जो है रिपोर्ट पेरेंट्स को सौंप दी जाती है।
फ्री क्लासिफिकेशन ऑफ इवेल्युएशन टेक्निक्स हैं। तो किस कैसे कौन कौन से तरीके, कौन कौन सी तकनीकें इसमें हम अपना सकते हैं। तो उसके बेस पे ये मेन हो रहती है क्वांटिटेटिव टेक्निक और क्वालिटेटिव, ठीक है, मात्रात्मक और गुणात्मक तरीके रहते हैं, ठीक है, तकनीकें। तो इसमें जो मात्रात्मक तकनीकें हैं, जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं, उनमें ये 3 प्रकार की होती है मेनली। रिटन और मतलब कि लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा और प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रयोगात्मक। ये इसमें मात्रात्मक मूल्यांकन में, मात्रात्मक तकनीक में है। क्वालिटेटिव टेक्निक में कौन कौन से हैं, जहाँ पर गुण एक तरह से उसके गुण देखे जाते हैं, मतलब उसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं, उसके गुण क्या क्या हैं, और वो उसमें देखे जाते हैं, मापे जाते हैं। और मात्रात्मक में एक तरह से ज्ञान, मतलब कि एक तरह से मार्क्स उसको दिए जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है। अब इसमें है ऑब्जर्वेशनल इंटरव्यूज के माध्यम से उसको प्रोवाइड किया जाता है। क्वालिटेटिव टेक्निक्स अपनाई जाती हैं, चेकलिस्ट होती है, रेटिंग स्केल होते हैं, क्युमुलेटिव रिकॉर्ड्स होते हैं। तो इनके माध्यम से क्वालिटेटिव गुणात्मक तकनीक जो है कार्य करती है। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन बेसिस ऑफ फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो जो दिशा निर्देशन अनुदेशन दिया जाता है, उसके बेस पे मूल्यांकन के तरीके, मूल्यांकन के प्रकार। तो कौन कौन से प्रकार है, प्लेसमेंट, नियोजनात्मक मूल्यांकन, दूसरा है फॉर्मेटिव संरचनात्मक मूल्यांकन, और डायग्नोस्टिक नैदानिक मूल्यांकन, समेटिव इवैल्यूएशन और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। समेटिव में एक तरह से योगात्मक मूल्यांकन कि पूरा जो है एट द एंड ऑफ द कोर्स जो मूल्यांकन किया जाता है, ये पेरेनियलिज्म भी के ऊपर भी आधारित रह सकता है, मतलब एनुअल भी हो सकता है और 6 माही भी हो सकता है, जैसे सेमेस्टर सिस्टम रहते हैं। और प्लेसमेंट में एक तरह से बच्चे का ज्ञान चेक किया जाता है, और उसके बाद फॉर्मेटिव में उसके सीखने का मूल्यांकन किया जाता है, डायग्नोस्टिक में उसको समस्या का पता लगाया जाता है, और योगात्मक में उसको एक तरह से प्रमोशन की तरफ उसको बढ़ाया जाता है कि अगली क्लास में उसको प्रमोट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसमें एक टर्म और थी, इसमें एक था कि लर्निंग ऑफ, एक तरह से क्या था कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। तो एज लर्निंग किस में आएगा कि बच्चा जिसमें खुद से सीखता है, खुद से वो अपना प्लानिंग करता है, खुद से ही अपना टारगेट सेट करता है, खुद का ही मूल्यांकन खुद करता है, ठीक है, कि वो लर्निंग जो है असेसमेंट एज लर्निंग में आ जाएगा। और प्लेसमेंट जो मतलब फॉर्मेटिव है, फॉर्मेटिव किसमें, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, तो सीखने के लिए उसका आकलन, ठीक है, वो इसमें फॉर्मेटिव में आ जाएगा। समेटिव में आएगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग, हमने जो भी सीखा है उसका आकलन। कन्फ्यूशियस ने कहा है कि आई हियर एंड आई फॉरगेट, मैं सुनता हूँ और भूल जाता हूँ। आई सी एंड आई बिलीव, मैं देखता हूँ और मुझे विश्वास होता है। आई डू एंड आई अंडरस्टैंड, और मैं करता हूँ और मैं समझता हूँ। मतलब कि एक तरह से ऐसा कहा गया है कि जो लिसनिंग है, मात्र ऑडियो जो इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज है ऑडियो वाली जो अपनाई जाती है, मगर श्रुति आधारित, ठीक है, तो वो कम प्रभावशाली होती है एज कम्पेयर टू जो क्रिएटिविटी करके हम जो एक्टिविटीज वगैरह करके सीखते हैं, ठीक है, उसमें हमारी क्रिएटिविटी शामिल रहती है, तो वो इसमें ज्यादा इफेक्टिव इन्होंने कन्फ्यूशियस ने बताई है। द मेन बेनिफिट ऑफ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज क्या रहता है, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज को हम जो अनुदेशात्मक सुविधाएं हैं उनको हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री भी कहते हैं। और ये TLM जो शब्द है ये एज इट इज पेपर में दे दिया जाता है। ध्यान रखें कि टीचिंग TLM होता क्या है, टीचर लर्निंग मटेरियल की शिक्षण अधिगम सामग्री,
कि शिक्षण अधिगम सामग्री में टेक्स्ट बुक है वो भी आ गई हमारी, ब्लैक बोर्ड, चाक वगैरह सब कुछ इसमें आ गए, ठीक है। और इसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव तो कैसे बनेगी, मोटिवेशन ऑफ लर्नर, जो लर्नर है, जो आप लोग जैसे सीख रहे हैं तो आपका मोटिवेशन करते हैं कि भाई ये बहुत आसान है, आप अच्छा से कर रहे हो, आप अच्छे कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आपको मोटिवेशन मिलता है। या फिर आपको टेस्ट लिया जाता है उसमें अच्छे मार्क्स आते हैं तो अच्छा ये अच्छे आए हैं, मुझे मुझे और इसको अच्छा करना है, ठीक है। इस प्रकार से मोटिवेशन ऑफ लर्नर ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। और फिर बेस्ड ऑन मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, जो शिक्षण के सूत्र हैं उनके आधार पर टीचिंग करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसी की मदद से जो है टीचिंग और लर्निंग सुगम तरीके से हो पाती, सरल तरीके से, प्रभावशाली तरीके से हो पाती, मैक्सिम्स को ध्यान में रखकर कि मोर से अमोर की तरफ जाना, सरल से जटिल की तरफ जाना, है ना, ये सब कुछ इसमें मैक्सिम्स में आ जाता है। बेटर रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की बेटर रिटेंशन रहती है, होती है इससे, मूल्यांकन से, ठीक है। टीचिंग इंस्ट्रक्शनल मतलब जो टीचिंग फैसिलिटीज रहती हैं, अभी फैसिलिटीज पढ़ रहे हैं ना, हाँ, इंस्ट्रक्शनल जो फैसिलिटीज है, अनुदेशात्मक जो सुविधाएं हैं, उससे क्या रहती है कि इंफॉर्मेशन बेटर तरीके से रिटेन रहती है मेमोरी में। वो कैसे कि पहले जैसे सुनते थे सिर्फ ब्लैक बोर्ड से करते हैं, ठीक है, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करते हैं, सिर्फ सुनते हैं और देख रहे हैं, लेकिन उसमें एनिमेशंस को डाल दिया गया, वीडियोस को डाल दिया गया, कोई भी कंसेप्ट बच्चों को पढ़ाया जाता है और एक तरह से उनको स्टोरी के माध्यम से स्टोरी टेलिंग का जो है मेथड अपनाया जाता है, ठीक है। तरीका मतलब उद्देश्य यही है कि उसका बेटर रिटेंशन हो सके, इंफॉर्मेशन का अधिग्रहण हो सके, ठीक है। टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज फैसिलिटेट चेंज इन एटीट्यूड, एटीट्यूड में, दृष्टिकोण में बदलाव लाती है ये। और क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लासरूम टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग को ऑर्गेनाइज करती है। और होलिस्टिक लर्निंग है, समग्र अधिगम है। और इसमें होलिस्टिक में वो गेस्टोल्ट वाली जो साइकोलॉजी है वो यहाँ पर आ जाती है। प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, मतलब कि वैज्ञानिक जो एक तरह से टेम्पर है, वो एटीट्यूड है, उसको प्रमोट करना, ठीक है। कि मतलब कोई भी हम कुछ भी सीख रहे हैं तो उसको प्रैक्टिकल करके देखना, उसका प्रूफ ढूंढना, ठीक है, उसकी तरफ हमारा दृष्टिकोण बनता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, मेकिंग लर्निंग फन, जो अधिगम है उसको एक तरह से खेल खेल में सीखते हैं, कंसेप्ट इंफॉर्मेशन है। तो ये सब कुछ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मेनली टू टाइप्स की होती है, हार्डवेयर अप्रोच और सॉफ्टवेयर अप्रोच, ठीक है। और हार्डवेयर अप्रोच में क्या रहता है, जैसे कि हमारे कंप्यूटर है, एरिया एपीडियास्कोप है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, रेडियो स्लाइड इन फिल्म प्रोजेक्टर है, टीचिंग मशीन हैं, टेलीविजन आदि हार्डवेयर अप्रोच में शामिल है। सॉफ्टवेयर अप्रोच में कौन कौन से शामिल है, जैसे न्यूज पेपर है, बुक्स है, मैगजीन्स है, एजुकेशनल गेम्स हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं, वो इसमें सॉफ्टवेयर अप्रोच में शामिल। नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, इसमें क्या है, ऑडियो विजुअल में कि मतलब जिसको हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, ऐसी अनुदेशात्मक सुविधाएं। तो उसमें क्या है, ये कई प्रकार की हैं, जैसे कि प्रोजेक्टेड, मेनली तो टू टाइप्स की हैं, प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड, ठीक है। प्रोजेक्टेड ये वाली होती है और नॉन प्रोजेक्टेड में ये सभी शामिल है, ठीक है। तो प्रोजेक्टेड में क्या है कि फिल्म है, स्लाइड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एपीडियास्कोप, वीडियो प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप्स, ये प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज में आ जाते हैं, ठीक है। नींद तो नहीं आ रही आप सभी को? हाँ, समझ में आ रही है चीजें या फिर कुछ सो चुके हैं? थोड़ा थोड़ा नींद लग रही है मैम। हाँ, सभी को? मुझे तो लग रही है मैम। हाँ, ठीक है। बाकी भी पुंडलिक सर जैसी ईमानदारी दिखाएं। आपको इसीलिए लग रही है कि आप पेन नोटबुक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं ना, पेपर पेन का प्रयोग।
अति आवश्यक है। कक्षा की शुरुआत में पहले हमने कहा था। शुरुआत में किया था मैम, बाद में नहीं कर पाया मैम। नहीं, कुछ कुछ लिखते रहे, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पर हमने बता दिया, ज्यादा आप नहीं लिख सकते हैं, तो हमने दो टाइप के बताए कि ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज है, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं प्रोजेक्टेड है, नॉन प्रोजेक्टेड है, सिर्फ इतना सा डाल लें, ठीक है, ताकि पता रहे कि हमने आज आज ये स्टडी किया है, ठीक है। और उसके बाद कक्षा के बाद हम देख पाए कि हाँ भाई हमने किया है ये सब कुछ, और जब दोबारा से हम वीडियो देखें तो और ज्यादा क्लियर होते जाए, उसमें थोड़ा सा ऐड भी कर सकें हम उन्हीं पॉइंट्स के अंदर। तो काफी बेनिफिट रहता है पेपर पेन का। तो पेपर पेन का प्रयोग आप करते रहें, कुछ कुछ आप लिखते रहें। तो ये प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज में ये सब कुछ आ जाते हैं। फिल्म, स्लाइड, ओवरहेड प्रोजेक्ट, एपीडीएस्कोप, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है ऊपर। और नॉन प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज में ग्राफिक्स, डिस्प्ले बोर्ड्स हैं, 3D है, ऑडियो एक्टिविटी आदि आते हैं, ठीक है। चार्ट्स हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं, पोस्टर्स हैं, ब्लैक बोर्ड्स हैं, व्हाइट बोर्ड्स हैं, और स्मार्ट बोर्ड्स हैं, ये सब कुछ इसमें आ जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर डायरेक्ट प्रोजेक्शन में स्लाइड है, फिल्म प्रोजेक्टर है, इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन में ओवरहेड प्रोजेक्टर्स हैं, रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्टर में जो प्रोजेक्शन में ओपेक प्रोजेक्टर और एपीडिया स्कोप, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल से जो है पढ़ चुके हैं पहले, तो आप वो वीडियो को भी एक बार देख लेंगे और अच्छे से पढ़ के आएंगे। आप कल की कक्षा में टेस्ट होगा आपका। माइंड मैपिंग है, तो माइंड मैपिंग में एक तरह से कंसेप्ट बनाया जाता है। कोई भी कंसेप्ट होता है उसको, अलग अलग कंसेप्ट को एक साथ जोड़कर पढ़ना, ठीक है, और एक तरह से उसका शॉर्टकट निकालना, ग्राफ के माध्यम से पढ़ना उसको, ठीक है। ग्राफ बना के या फिर अलग से हमारे शॉर्ट नोट्स हैं, अलग से कुछ भी इस प्रकार से डिजाइनिंग बना के, पिक्चर्स बना के उनको देखना। जैसे इसमें आपको नजर आ रहा है, ठीक है, आइडिया सब्जेक्ट है, ये आइडिया है, तो सब आइडिया इस प्रकार से रे डायग्राम भी बना सकते हैं हम। फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इस प्रकार से रहता है कि ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशन बनती है, ये टाइटल होता है, फिर उसमें ये ऐड करना होता है कि भाई यहाँ पर कंटेंट क्या है, इस प्रकार से तैयार किया जाता है इसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की। स्लाइड्स हैं, काफी इफेक्टिव तरीके से इसको जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को किया जा सकता है इनके माध्यम से। देन डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब टॉपिक, डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस। कोन इन्होंने एक पिरामिड के शेप में दिया था, तो इसको कोन बोल देते हैं, ठीक। डेल्स, ये ईगर डेल हुए हैं, ईगर डेल, तो ईगर डेल इसलिए इनको जो है डेल्स कोन कह देते हैं इस कोन को, इनके नाम से है ये। और इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने कहा था कि जो एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग के ऊपर इन्होंने जोर दिया था, ठीक है। तो अनुभव आधारित जो शिक्षण है वो किसके माध्यम से, किसके द्वारा दिया गया था, ये डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे हम, डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब कि एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग डेल कोन ने दी थी, ठीक है, डेल ने कोन के माध्यम से, ईगर डेल ने। अच्छा, फिर उसमें जो है उन्होंने बताया कि इस पिरामिड के माध्यम से कि जो हम रीड करते हैं वो 10%, लिसन करते हैं वो 20%, देखते हैं वो 30%, ठीक है, और एग्जीबिशन वगैरह करते हैं 40% रिटेन रहता है हमारी मेमोरी में, रोल प्ले करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं वो 70% रिटेन रहता है, ठीक है। और फिर 90% रिटेन रखवाने के लिए, अपनी मेमोरी में स्टोर करने के लिए, अच्छी स्मृति के लिए, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस करना चाहिए, गो थ्रू द रियल एक्सपीरियंस, ठीक है, फील्ड एक्सपीरियंस हमें लेना चाहिए। उसके माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा हमारी स्मृति में रख पाते हैं चीजों को। फिर नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। इनके बीच में क्या डिफरेंस है? तो मेजरमेंट को हम माप सकते हैं, वो चीजें आती हैं इसमें, जैसे कि इंफॉर्मेशन को गैदर करना,
विभिन्न सूचनाओं को इकट्ठा करना वो मेजरमेंट में है, और मार्क्स देना वो मेजरमेंट में है, और कितना किया है कितना नहीं हो एक तरह से उसका उसके तुलना करना। असेसमेंट में फिर आगे आता है कि हाँ, असेसमेंट में तुलना। तुलना क्या है कि दो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, दो सूचना है, उनके आपस में तुलना करना, वो असेसमेंट में आ जाता है। और इसमें एक तुलना जो है अपने आप से भी होती है, अपनी परफॉर्मेंस से भी तुलना होती है, दूसरे की परफॉर्मेंस से भी तुलना हो सकती है, और एक स्टैंडर्ड होता है, एक मापक होता है, उससे भी तुलना हो सकती है। जैसे कि 40% में पास होते हैं या फिर 80% में डिस्टिंक्शन मिलता है, तो हमारे 60 आए हैं, तो इसके कंपैरिजन में क्या है, उसके कंपैरिजन में क्या है, तो इस प्रकार से ये असेसमेंट आकलन, ठीक है। जब कंपैरिजन भी मिल जाता है, और फिर उसके बाद प्लेसमेंट भी मिल जाती है, वैल्यूज, प्लेसमेंट ऑफ वैल्यू। उसके बाद क्या है कि इवेल्युएशन, मूल्यांकन है, ठीक है। मूल्यांकन जो है अपने आप में व्यापक है, मेजरमेंट जो है विस्तृत नहीं है, संकीर्ण है, आकलन भी संकीर्ण है। और जो है मूल्यांकन और आकलन एक नहीं है, लेकिन असेसमेंट जो मूल्यांकन है वो सॉरी आकलन है वो मूल्यांकन का हिस्सा है, ठीक है। मेजरमेंट और आकलन, मापन और आकलन, और मेजरमेंट और असेसमेंट ये मूल्यांकन का हिस्सा है, इवेल्युएशन का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन इनमें ये थोड़ा सा भेद है। टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन तो दोबारा से रिपीट हो गया हमारा, ये हम कर चुके हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन टेस्ट बेस्ड ऑन पर्पज। तो डायग्नोस्टिक है, एप्टीट्यूड है, नैदानिक परीक्षा है, एप्टीट्यूड है अभिक्षमता अभियोग्यता, और अचीवमेंट है, और प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। ये टेस्ट है, टेस्ट के टाइप है। सीबीसीएस, तो सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इसमें क्या है, देयर इज नीड टू अलाउ द फ्लेक्सिबिलिटी इन एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा तंत्र है, उसमें एक तरह से लचीलापन आता है, सो दैट स्टूडेंट्स डिपेंडिंग ऑन अपॉन देयर इंटरेस्ट एंड एम्स कैन चूज इंटरडिसिप्लिनरी। तो इंटरडिसिप्लिनरी मतलब कि एक दूसरे से अंतर संबंधित इस तरीके से जो है अपने उसको कंसेप्ट को चूज कर सकते हैं, अपना लक्ष्य बना सकते हैं, और स्किल जो है स्किल सीख सकते हैं इनके माध्यम से, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के माध्यम से, ठीक है। इज अडॉप्टेड इंटरनेशनली जो है बहुत एक्सेप्टेड किया गया है। एडवांटेज क्या है इसके कि शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम द टीचर सेंटर टू स्टूडेंट सेंटर, ये बहुत मेन है। इसमें से डायरेक्ट भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आजकल की जो नेशनल पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020, ठीक है, नीपी 2020, तो उसके माध्यम जो नई शिक्षा नीति है उसमें क्या है कि वो स्टूडेंट सेंट्रिक है, टीचर सेंट्रिक है, या फिर दोनों है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि वो शिक्षण केंद्रित ना होके वो शिक्षार्थी केंद्रित ना होके, सॉरी, शिक्षक केंद्रित ना होके वो शिक्षार्थी केंद्रित हो रही है। तो ये क्रेडिट सिस्टम का है एक तरह से एडवांटेज है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि कैन कोप विद विदाउट रिपीटिंग ऑल कोर्सेज इन अ गिवन सेमेस्टर इफ दे फेल। मतलब कि एक तरह से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में क्या रहता है कि जिसमें बच्चे फेल रहते हैं उसी का एग्जामिनेशन दोबारा से कंडक्ट कर लिया जाता है, बजाय कि पूरा कोर्स करने की, ठीक। ये इसके कुछ एक तरह से एडवांटेजेस हैं। सीजीपीए दिया जाता है, ठीक है, और एक तरह से ग्लोबल स्टैंडर्ड है उसके साथ भी कंपैरिजन करके उसको देखा जाता है। सीबीसीएस जो है काफी जो है एक एक समय पे बहुत सारे जो है पूरे देश के बच्चों का मूल्यांकन करने में सक्षम हो पाता है, ठीक है। तो इसमें यूजीसी के आधार मतलब यूजीसी के लेवल पे इसको प्रयोग किया जाता है, सीजीपीए भी दिया जाता है इसके माध्यम से। इलेक्टिव आउटलाइन देख लेते हैं क्या रहता है इसमें, और सीबीटी भी हमारा हो गया, ये थोड़ा सा रिपीटिशन शायद। अब क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क और क्यूरिकुलम एंड सिलेबस। तो क्यूरिकुलम क्या होता है, ये विस्तृत होता है, सिलेबस संकीर्ण रहता है। क्यूरिकुलम जो है
सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन सिलेबस करिकुलम का पार्ट है, ठीक है। तो इसमें जो नेशनल फ्रेमवर्क है 1975 फॉलोइंग द रिकमेंडेशंस ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, इसमें क्या है कि जो स्टूडेंट सेंट्रिक होती जा रही है ये, और नीड के ध्यान रखना चाहिए, बच्चों की नीड का, इंक्लूसिव एजुकेशन है उसको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सभी सबका साथ सबका विकास, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखना चाहिए, ये यही कहती है नई नेशनल पॉलिसी। फिर मेन डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम वो दिए गए हैं। इम्पोर्टेंट डेज हैं। अब ये इम्पोर्टेंट डेज हमारी पिछले कक्षाओं में हमने नहीं किए थे। यहाँ पर आप अपने जो है सभी जो है जग जाए, नींद से उठ जाए और अपना पेन उठा लें और नोटबुक के ऊपर नोट कर लें, ठीक है। ये डिक्टेट कर रहे हैं हम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 15 से 16 है इम्पोर्टेंट डेज, वो हम आपको डिक्टेट करके नोट करवा रहे हैं, इसको आप नोट कर लें। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेली डे है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, ब्रेल लिपि से जो सूरदास भाई बहन है उनको शिक्षा दी जाती है, ठीक है। उसमें 6 पॉइंट्स रहते हैं। तो ये तो हमारे टॉपिक में इसमें तो नहीं है, लेकिन उसमें से अगर प्रश्न बनता है तो इस प्रकार से बनता है कि कितने पॉइंट्स के माध्यम से ब्रेल लिपि जो है उसको उसमें सिखाया जाता है। 6 पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है 24 जनवरी। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है मनाया जाता है, और उसको बालिका दिवस के नाम से भी जाना जाता है। नेशनल है वो, इंटरनेशनल नहीं है। 24 जनवरी को, ठीक है। अब है 21 फरवरी। 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है, ठीक है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। और 28 फरवरी को है नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और 21 जून को है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, आप सभी परिचित होंगे। यूनाइटेड नेशंस प्रोक्लेम्ड 21 जून एज इंटरनेशनल योगा डे। ये भारत की बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक तरह से। फिर 5 सितंबर है, 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। और 8 जो है, अच्छा ये बताइए आपकी वर्ल्ड टीचर डे कौन सी डेट को होता है? 5 सितंबर को अभी जो हमारा गया है कुछ दिन पहले ऑप्शन दीजिए नेशनल मैम, टीचर्स डे। ऑप्शन दीजिए ऑप्शन मैम। 5 सितंबर, 10 सितंबर, 11 अक्टूबर, 5 अक्टूबर। एक मिनट फिर से, 5 अक्टूबर बोल रहे मैम? हाँ जी, हाँ, 5 अक्टूबर। हाँ सामने लिखा हुआ है आपके। अच्छा अच्छा, ओके हम्म। मैम। याद था लेकिन मतलब तारीख हाँ भूल गए थे, ऑप्शन से हम्म। हो जाए। हाँ नहीं, आपने ऑप्शन से बता दिया, ठीक है। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे, ठीक है। और 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे, ठीक है। और ये क्यों मनाया जाता है? हमारे जो डॉक्टर राज जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनका जो है एक तरह से बर्थडे है ये 5 सितंबर, ठीक है। और उन्होंने जो है इसको जो टीचर्स को समर्पित कर दिया है कि वो कहते हैं कि बच्चे के निर्माण में टीचर की, शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो और वो भी जो है एक तरह से टीचर की लगता है, उन्होंने बच्चों को सिखाया, तो एक तरह से टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है उनका जन्मदिन। 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे रहता है, ठीक है, साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को हिंदी डे, 14 सितंबर को अभी अभी गया है जो। अभी 5 अक्टूबर को आएगा फिर वर्ल्ड टीचर्स डे। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, ठीक है। जो बालिका है, बालिका के लिए, या फिर
लड़की बच्चे के लिए, मतलब जो बच्ची है उनके लिए। 20 अक्टूबर है, 20 अक्टूबर में वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, ठीक है। ये वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। और नवंबर 1 नवंबर को क्या है, 1 नवंबर को क्या खास है, जो हरियाणा से जो है वो बताएंगे। 1 नवंबर को क्या है, हरियाणा से कोई नहीं है आप में से? आप में से कोई भी हरियाणवी नहीं है क्या? चलिए ठीक है। हाँ हाँ, आप लोगों ने, किसी ने माइक ऑन किया है, बताएं। नहीं मैम, आप है ऐसा मैंने सुना है। जी, हम रोहतक से बिलोंग करते हैं, और रोहतक हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है। और जो 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है, 1 नवंबर को हरियाणा की तरह से निर्माण हुआ था। तो नेशनल एजुकेशन डे है 1 नवंबर को, ठीक है। 1 नवंबर को नेशनल एजुकेशन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ये मनाया जाता है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। 14 नवंबर, 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे रहता है। और वो क्यों मनाया जाता है कि हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे स्वतंत्र भारत के, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके जन्मदिन के ऊपर मनाया जाता है, क्योंकि उनको बच्चे प्रिय थे, तो इसलिए बच्चों के नाम पर वो मनाया जाता है। और 20 नवंबर को यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे रहता है, ठीक है। 14 नवंबर को तो हमारा नेशनल चिल्ड्रन डे है, और 20 नवंबर को यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे, ठीक है। ये सभी, ये हमारे इम्पोर्टेंट डेज थे। और आज जो है हमने फर्स्ट यूनिट है, उसको, उसका समापन कर लिया है, फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट का। तो आप लोग कल पढ़ के आएंगे, पूरा सिलेबस करके आएंगे जितना हो सकता है। और कम से कम आप वीडियोस तो जरूर देख ले। जो आज के जो टॉपिक्स हुए हैं उनकी डिटेल वीडियो पहले से चैनल पर उपलब्ध है, उसको आप देखें। 10 टॉपिक में से यदि आप 5 भी कर ले, 7 भी कर ले, 8 भी कर ले, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 1-2 टॉपिक तो रह जाता है, उसको हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है उनको कर ले। और मैराथन को भी देख लें बार बार। और इस प्रकार से जो है आप स्टडी भी करें, अपनी बुक्स को भी जो है साथ में रखें, और बुक्स में से भी आप पढ़ें, ठीक है। नोट्स आपने बनाए होंगे साथ साथ, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और उन नोट्स को भी आप रिकमेंड करके वहां से भी आप पढ़ें। और बहुत बहुत शुभकामनाएं कल की परीक्षा के लिए। और कल की परीक्षा जो है आप सभी उसमें उपस्थित रहें। ये फाइनल टेस्ट रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड का, ठीक है। आज की कक्षा का समापन करते हैं।